आई एम गोइंग टू डिस्कस द स्टेप नंबर 6. अब तक हमें मालूम है कि फूड पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है, फुल्ली डाइजेस्ट नहीं हुआ, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है. अब वो इलियम में एंट्री करेगा. अभी तक ड्यूडेनम वाला हिस्सा था, अब वो इलियम में घुसेगा. तो फूड जो कि कैसा है हमारे पास, पार्शियली डाइजेस्टेड, या आप इसे सेमी डाइजेस्टेड भी कह सकते हैं कि आधा डाइजेस्ट हुआ है. नाउ एंटर्स इन द इलियम, ILEUM. इलियम में आ गया. इलियम इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. फर्स्ट पार्ट इज duodenum. आफ्टर, इससे पहले एक और कौन सा पार्ट आएगा, हैविंग पास्ड थ्रू. स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा पार्ट कौन सा है हकीकत में, जो दूसरा है, जेजुनम. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जैसे ये स्टमक हुआ, यहां से ये स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो सी शेप होगी, फिर इसके बाद जेजुनम आएगा, फिर ये सारा इलियम आएगा. तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये तीन पार्ट हैं. ठीक है, अब इस वाले पार्ट में आ गए हम, लास्ट वाले. तो यहां पे क्या हो रहा है, ये स्टेप 6 में बताना है. हैविंग पास थ्रू द जेजुनम, यहां पहुंच के अब हमें मालूम है कि इंटेस्टाइन के अंदर गॉबलेट सेल होती है. जो इंटेस्टिनल म्यूकोसा होती है, उसके अंदर गॉबलेट सेल होती है. गॉबलेट सेल क्या करती है, क्या सीक्रेट करती है, आप लोग जानते हैं बहुत ढंग से, कई बार बता चुका हूं. गॉबलेट सेल दैट सीक्रेट म्यूकस. बताया था आपको जब मैंने सेल्स बताई थी, तो अगर आपको याद आ रहा है तो, म्यूकस चिकना सा पदार्थ बहुत जरूरी है इंटेस्टाइन के लिए. और ये गॉबलेट सेल तो निकल ही गई, निकल ही आया. और साथ में एक और सिक्रीशन होता है, कौन है अंदर, एंड सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर. ब्रश बॉर्डर अंदर बना हुआ है, ब्रश बना हुआ था. ब्रश बॉर्डर कौन सा था, ऐसे करके बिलाई थी, इसके ऊपर ये ब्रश सा जो बना हुआ था, ये ब्रश बॉर्डर है. ठीक है, ब्रश बॉर्डर. ठीक है, ये मिलके, गॉबलेट सेल का भी, ये भी मिलके सक्कस एंटेरिकस मिला बना करता है. ठीक है, ब्रश बॉर्डर सेल्स लिख दे रहा हूं, प्रोड्यूस सक्कस एंटेरिकस. अब ये सक्कस एंटेरिकस किसका नाम रखा था हमने, इंटेस्टिनल जूस का. जैसे बाइल जूस होता है, ऐसे ही इंटेस्टाइन का जूस होता है, इसे कहते हैं हम इंटेस्टिनल जूस. इसमें क्या क्या होता है, ये मिक्सचर होता है कई चीजों का, मिक्सचर ऑफ डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, डाइपेप्टाइड, लाइपेज, इसमें होते हैं. ये मैं सेकेराइड्स तो नहीं कहूंगा इनको. ठीक है, ये एंजाइम है तो एज लगा दूंगा लास्ट में,
एंजाइम के लास्ट में एज लगा देते हैं, डाइसैकेराइडेजेस। ये डाइसैकेराइड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, जैसे डाइपेप्टिडेजेस, लाइपेजेस, वही सारे एंजाइम होंगे जो हमें डाइजेस्ट करना है। न्यूक्लियोसाइडेजेस, ठीक है। अब इन्हें क्यों करना है, देखो अभी ऊपर, ये अभी आपने देखा होगा कि हमारे पास डाइसैकेराइड आ गया था, न्यूक्लियोसाइड आ गया था, तो इन सबको डाइजेस्ट करना है, जो हमारे पास पिछली स्टेप के थे, इंटेस्टाइन में आ गए थे। ये हमारे पास डाइपेप्टाइड भी आ गया था, इसके लिए हमारे पास डाइपेप्टिडेजेज है, ठीक है। जो चीज होती है उसी से मिलता जुलता एंजाइम होना चाहिए, इन चीजों का यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है। तो ये सक्कस एंटेरिकस में होता है। अब क्या होता है, यहां पे मीडियम थोड़ा एल्कलाइन चाहिएगा, तो ये मीडियम एल्कलाइन कैसे बने, कोई बात नहीं, आराम से बनेगा। ये जो म्यूकस होता है, मैं यहाँ पे हैश पॉइंट लिख रहा हूं, ये जो म्यूकस होता है, इसके साथ बाइकार्बोनेट आयन मिल जाते हैं, HCO3-। कहां से आया ये आया पैनक्रियाटिक जूस से, ये आयंस होते हैं, फ्रॉम पैनक्रियाटिक जूस, जो मैं पैनक्रियाज में बता चुका हूं। साथ में आपने देखा उसमें ब्रनर्स ग्लैंड थी, जो मैंने कल पढ़ाई थी, ब्रनर्स ग्लैंड, उनका सिक्रीशन और मिल जाता है। ब्रनर्स ग्लैंड ये सब क्या कर देती हैं, मेक द मीडियम एल्कलाइन। अब मीडियम एल्कलाइन हो गया, और ऐसा ही मीडियम हमें चाहिए था, एसिडिक मीडियम तो खत्म हो गया, ठीक है। तो मीडियम एल्कलाइन होने से क्या होगा, दो बातें होंगी। वो दो बातें मैं यहां लिख रहा हूं इजी फॉर्म में। स्टमक का मीडियम एसिडिक था, कभी कभी जो एसिडिटी होती है ज्यादा एसिडिक मीडियम हो जाने की वजह से होती है। जब ज्यादा एसिडिक खाना इंटेस्टाइन में आ जाता है तो वहां पे अल्सर्स हो जाते हैं, इसलिए वो एसिडिटी वहां पे कम होनी चाहिए। एल्क हमारी इंटेस्टाइन का एक खास करेक्टर है कि वो अपने आप को खुद ही एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर देती है। इससे क्या फायदा होता है, टू सीज एसिडिक इम्पैक्ट ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। जो एसिडिक इम्पैक्ट था, जो एसिडिक असर था, वो उससे कम हो जाता है। किसका, गैस्ट्रिक सिक्रीशन का। गैस्ट्रिक मतलब स्टमक वाला, इसलिए मीडियम को एल्केलाइन करना पड़ा। और जो जितने भी एंजाइम मैंने लिखवाए अभी, कौन कौन से लिखवाए थे, डाइसेकेराइडेज, डाइपेप्टिडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेजेस, ये सारे के सारे फंक्शन ही तब करेंगे जब एल्कलाइन मीडियम होगा। तो फॉर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम इन इंटेस्टाइन, ये दो फायदे हुए। अब इन एंजाइम का एक्शन देख लीजिए आप जरा। देखो बच्चों, हमारे पास एक था डाइपेप्टाइड जो ऊपर से बच के आया था। अब हमें डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदलना है। लास्ट प्रोडक्ट तो अमीनो एसिड है इसका, क्योंकि प्रोटीन से पेप्टोन डाइपेप्टाइड इनसे बना अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड में कैसे बदलें, तो हमारे पास एंजाइम था डाइपेप्टिडेज,
ठीक है, हमारे पास मोनोग्लिसराइड भी थे और डाइग्लिसराइड भी थे। ऊपर अभी दिखाता हूं, इनको हमें बदलना होगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ये लास्ट एंड प्रोडक्ट्स हैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। देखो आपके पास ये सब बचे हुए बन के जो आए थे, ये रहे, ये जो है डाइपेप्टाइड, मोनोग्लिसराइड, डाइसैकेराइड, न्यूक्लियोसाइड वगैरह वगैरह। तो आपको ये फिर चेंज कैसे करें? इन्हीं के लिए तो एंजाइम थे हमारे पास इतने अच्छे अच्छे। तो डाइपेप्टाइड को कौन बदलेगा? डाइपेप्टिडेज। मैं लिख देता हूं यहाँ पे डाइपेप्टिडेज, ये एंजाइम है। और अगला क्या है? लाइपेज, इसको लाइपेज बदलेगा। ठीक है, एंड प्रोडक्ट बन रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन इन्हीं दोनों के बनने से थोड़ी काम चला जाएगा, हमारे पास तो और भी ढेर सारी चीजें थी। जरा डाइसेकेराइड्स को तोड़ के देखते हैं। ये जो डाइसेकेराइड था वो मैं यहाँ नीचे लिखता हूं किस तरह से बदलेगा। जैसे आपने इसमें देखा डाइसेकेराइडेजेस, ये वाला जो एंजाइम है, ये जो एंजाइम है ये माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, 3 तरह के एंजाइम। तो मैं यहां इनकी मदद से इसको बदलूंगा। एक एंजाइम मेरे पास कौन सा रहेगा? माल्टेज। ठीक है, दूसरा एंजाइम रहेगा लैक्टेज। एज लग रहा है तो एंजाइम। तीसरा एंजाइम रहेगा सुक्रेज। ठीक है, इसी नाम की चीजों को ये बदलेगा। तो सुक्रेज क्या बदल रहा होगा? सुक्रोज को बदल रहा होगा। सुक्रोज केन शुगर होती है, इसको बदल रहा होगा ये। किसमें? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। एंड प्रोडक्ट है ये, बन गया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और लैक्टेज किसको बदल रहा होगा? जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, लैक्टोज को। तो मैं यहां लिख दूं लैक्टोज। लैक्टोज टूटता है तो क्या बनता है? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये सारे एंड प्रोडक्ट। अब अच्छा माल्टेज, तो माल्टेज से इसके भी नाम से पता चल रहा है कि ये क्या बदल रहा होगा। बताइए, माल्टोज कोई बदलेगा ना ये तो। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। तो यहां मैंने लिखा माल्टोज। उसी को तो बदला होगा इसने, किसमें बदला होगा? ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब हमारे पास ग्लूकोज बन गया, हमारे पास फैटी एसिड बन गया, समझे? अमीनो एसिड बन गया। अच्छा, ये माल्टोज वगैरह क्या थे? ये सारे डाइसेकेराइड्स। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, देखो डाइसेकेराइड क्यों है? क्योंकि इनसे मोनोसेकेराइड बनते हैं। अगर ये डाई है तभी तो एक और एक दो चीज बन रही है, एक और एक दो चीज बन रही है, नहीं तो एक ही चीज नहीं बनती। ये डाइसेकेराइड तोड़ दिए। ठीक है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं ये वाली बात अब आपकी जानकारी के लिए कि डाइसेकेराइड ब्रेकडाउन कैसे होता है। ऐसे होता है जो लिखा है, डाइसेकेराइड ब्रेकडाउन, दिखा दिया। ठीक है, अभी लेकिन फिर भी आपके पास अभी एक और एंजाइम बचा हुआ है। देखो ये वाला एंजाइम बचा हुआ है, ये वाला एंजाइम बचा हुआ है। क्या नाम है इसका? न्यूक्लियोसाइडेज। तो ये न्यूक्लियोसाइड को चेंज कर रहा होगा, यस और नो? ठीक है, तो अभी जो
हमारे पास न्यूक्लियोसाइडेज यहाँ पे काम करेगा। ये न्यूक्लियोसाइडेज कहाँ से आता है? हमने जो भी कुछ खाया उनका भी आरएनए होता है, उनमें न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसको पहले न्यूक्लियोसाइड में बदलना पड़ता है। न्यूक्लियोसाइड में बदलना पड़ता है, और न्यूक्लियोसाइड से लास्ट में फिर बनती है नाइट्रोजन बेस एंड शुगर। तो नाइट्रोजन बेस एन बेस प्लस शुगर। अब इसके लिए जो एंजाइम काम करेगा वो कौन करेगा? इसका तो हो गया न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज। हाँ जी, न्यूक्लियोसाइडेज। तो इसका क्या होगा? न्यूक्लियोटाइडेज। अब जो कुछ हमने खाया था वो सारा का सारा चेंज हो गया, एंड प्रोडक्ट्स बन गए हमारे पास। अब हमारे पास कुछ भी एंड प्रोडक्ट बनाने को नहीं बचा। तो फिर क्या होगा? हमारी डाइजेशन जो है वो खत्म हो गया। अब स्टेप अगली आ गई हमारी, जिसका नाम है स्टेप 7। अब अगली स्टेप को स्टडी करेंगे। ये आप इसे कह सकते हैं पोस्ट डाइजेशन स्टेप, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस खत्म। पोस्ट डाइजेशन स्टेप अगली स्टेप है। आप इनको स्टेप वाइज याद करेंगे तो इजी हो जाएगा, 10 स्टेप में पूरा लेसन याद हो जाएगा। तो पोस्ट डाइजेस्टिव स्टेप क्या होता है? ये होता है एब्जॉर्प्शन। अब जो खाया है उसका एब्जॉर्प्शन भी तो होना चाहिए, अंदर भी तो घुसना है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो एब्जॉर्प्शन होता है इज डन इन इलियम, ILEUM। मैं बार बार ब्रैकेट में लिख देता हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वो बनी ही इस तरह से, उसमें विलाई बनी हुई है। अब कहोगे चलो ये होता है क्या? आप मैंने मेजॉरिटी क्यों कहा है? कहीं और भी होता है क्या? क्यों नहीं होता? तो मैं यहां लिख देता हूं ये वाली बात। एब्जॉर्प्शन also takes place in माउथ। माउथ में भी होता है। आप कुछ दवाएं चूस कर खाते हैं, जैसे होम्योपैथी की दवाएं, तो ड्रग्स का होता है। और कहाँ होगा? स्टमक। स्टमक में आपका पानी जाते ही स्टमक में ये एब्जॉर्ब हो जाता है अधिकतर। और जो लोग शराब वगैरह पीते हैं, अल्कोहल भी स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में किस चीज का होता है? वाटर का, मिनरल का, ड्रग्स भी कुछ, जो आप इलेक्ट्रॉल वगैरह खाते पीते हैं वो भी। अब हमें ये बताना है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो किस किस प्रोसेस से होता है। तो एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस थ्रू 4 प्रोसेस बताऊंगा। एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस थ्रू, इसकी भी 4 बातें। ये कभी भी चाहे प्लांट का पढ़ो, एनिमल का पढ़ो, कोई सा भी एब्जॉर्प्शन पढ़ो, एब्जॉर्प्शन के कुछ तरीके होते हैं।
सबसे सिंपल तरीका आपने पढ़ा है सिंपल डिफ्यूजन। इसके लिए आपको डिफ्यूजन की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। कोई बता सकता है डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स इट्स लोअर कंसंट्रेशन, ये डिफ्यूजन होता है। समझे? इसके थ्रू एब्जॉर्प्शन भी होता है। डिफ्यूजन के थ्रू ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर अपने आप मटेरियल चल देता है। अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा आया, ठीक है, लास्ट की सीट पे बैठा है, उसके पॉकेट में या तो कोई सेंट की कांच की बोतल थी जो टूट गई, या उसका पेट खराब था कई दिनों से और उसे प्रॉब्लम हुई, तो सबसे आगे वाले बच्चे को अपने आप स्मेल आ जाती है। आ जाती है, नहीं आ जाती आदत? यस सर, आ जाती है। तो कंसंट्रेशन किसके पास ज्यादा है? उस बच्चे के पास ज्यादा थी, आपके पास ज्यादा थी? सर हमारे पास। आपके पास कैसे? सर हमें स्मेल आई। अरे तुम्हारे पास स्मेल आई, लेकिन उस बच्चे के पास बैठोगे तो क्या जी पाओगे उसकी स्मेल के साथ? नो सर। है जी? अगर उसका पेट खराब है और बार बार वो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, तो तुम जी लोगे उसके साथ वहां बैठ के? क्या कहोगे, ओ भाई जरा बाहर चला जाए, क्लास के सारे पंखे ऑन करवा दे। एम आई राइट? क्यों यस अर्पित? सर। Yes, sir. हाँ। तो अब बताओ कंसंट्रेशन किसके पास ज्यादा रही? सर दूसरे के पास। हाँ। अगर आप कहीं पे बहुत सारा परफ्यूम लगा के जाते हो, दूसरे को दूर से खुशबू आ रही है, तो कंसंट्रेशन तो आपके पास ही ज्यादा है ना। तो आपके पास से वो, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जा रहा है। ठीक है, वो है सिंपल डिफ्यूजन। ये सारी गैस की बातें नहीं, यहाँ पे ये और बातें भी लिखनी होती हैं, लेकिन ऐसा इनके केस में अलग चीज है। इनमें क्या होगा कि जो सिंपल शुगर है, सिंपल शुगर कौन सी है जो लास्ट में बनी थी? सिंपल शुगर क्या है? ग्लूकोज और सुक्रोज, साथ में क्लोराइड आयन, साथ में अमीनो एसिड। अमीनो एसिड ये इस प्रोसेस के द्वारा दूसरी जगह पहुंचते हैं। कौन से प्रोसेस के द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। एक और डिफ्यूजन की टाइप है जिसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड, जिसमें फैसिलिटी मिल जाती है। फैसिलिटी कैसे? कोई कैरियर मिल जाता है कि भाई हम तो तेरे पे बैठ के जाएंगे, ठीक है, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आप इसे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगा? अब किसी के ऊपर बैठ कर जाए, यानी कैरियर के थ्रू, किसी कैरियर के थ्रू जाना है, ट्रांसपोर्ट होना है, तो इसमें किसका होगा? फ्रक्टोज का। अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड हैं ऐसे। फ्रक्टोज प्लस अमीनो एसिड आर absorbed with the help of, क्या बताया था? हेल्प ऑफ कैरियर। कैरियर्स आयंस, आयंस पे बैठ के जाते हैं, जैसे Na+, इनकी मदद से होता है इनमें। अब
तीसरा कैटेगरी है एक्टिव डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव क्या होगा? जिसमें एनर्जी का यूज हो, रिक्वायर्स एनर्जी, एग्जाम्पल सोडियम आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, एटसेट्रा। चौथा जो है बड़ा स्पेशल टाइप का है, वो मैं डिटेल में नीचे बताने वाला हूं। स्पेशल टाइप, स्पेशल टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। मैं यहां इसकी हेडिंग भी डाल रहा हूं, ये स्पेशल क्यों है। ये फैट वाला केस है बेटे, स्पेशल टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखो बच्चों, जो फैटी एसिड होते हैं और जो ग्लिसरॉल होते हैं वो पानी में नहीं घुल सकते। आप घी को पानी में डालोगे तो घुल जाएगा? नहीं। नो सर। तो वो फैटी एसिड ही तो हो गए और ग्लिसरॉल ही तो हो गए। ये पानी में नहीं घुल सकते, आर इनसॉलेबल इन वाटर। इसीलिए जब आप खाना खाते हैं जिसमें चिकनाई ज्यादा हो, उसके बाद पानी पीने को ज्यादा मना किया जाता है। तो फिर इनका कैसे एब्जॉर्प्शन हो? छोटे छोटे ग्लोब्यूल इनके बन जाते हैं, इनके छोटे छोटे से ग्लोब्यूल बन जाते हैं और वो मिसल्स बनाते हैं। मैंने मिसल्स का नाम बताया था आपको, बताया था मिसल का नाम। आपने 10th में भी पढ़ा होगा, कपड़े धोने में मिसल्स बनती है। तो क्या होता है फिर? देयर ग्लोब्यूल्स, उनकी छोटी छोटी गोलियां, इनकॉर्पोरेट इनटू स्मॉल एग्रीगेट called as micelles, MICELLES। ऐसी करके होती है मिसल, ऐसी। ये हेड होता है इसका, ये टेल होती है इसकी। ठीक है। फिर क्या होगा? अब जैसे ये छोटी सी, अब ये छोटी सी देखने में ऐसी लगेगी हमको, एक ऐसा गोला सा लगे, ऐसे ये सर्कल सा बन जाएगा। इसके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग चढ़ जाती है। ठीक है, प्रोटीन की कवरिंग चढ़ाएंगे अब। लीजिए, दे आर कोटेड विद, तभी तो स्पेशल है, विद प्रोटीन। और बहुत छोटा ग्लोब्यूल बन जाता है, इनटू वेरी माइन्यूट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड, अब इसको कहने लगेंगे हम
काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन, इस पे मैं स्टार लगा रहा हूं ताकि आपको ये याद रखना है। अब काइलोमाइक्रोन कैसे बना? बहुत सिंपल तरीके से बना। हमारे पास एक छोटा सा ग्लोब्यूल था। किसका था ये? फैट ग्लोब्यूल। इसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ गई, ये चढ़ गई इसके ऊपर कवरिंग। किस चीज की कवरिंग चढ़ गई इसके ऊपर? प्रोटीन की कवरिंग। ठीक है, ये पूरी प्रोटीन की कवरिंग है इसके ऊपर ठीक, अब ये काइलोमाइक्रोन बन गया। दिस काइलोमाइक्रोन, दीज लिखो, दिस क्यों? बहुत सारे हैं। माइक्रोन एब्जॉर्ब्ड, ये एब्जॉर्ब हो सकते हैं इनटू लिम्फ वेसल। तो फैट कहां गई? लिम्फ वेसल में, जिसे लैक्टियल कहते हैं, उसमें घुस गई। लिम्फ वेसल में गई, वही थी कि ब्लड में ज्यादा फैट हो गई तो कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा, विच फाइनली ड्रेन, पहुंचा दी गई किसमें? इनटू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में। मेरे ख्याल से तो समझ में आ गया होगा, इजी सा पॉइंट। इसी के साथ ये स्टेप भी खत्म हो गई। अब स्टेप 8 आ गई। इज दैट क्लियर? यस सर। स्टेप 8, 9, 10, ये 3 स्टेप और हैं। अब फूड अनडाइजेस्टेड हो गया। सबसे पहले तो हमें पोस्ट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पढ़ना है, पोस्ट डाइजेशन प्रोसेस पढ़ना है। लेकिन अभी यहाँ पे जो खत्म हुआ है प्रोसेस, इसके बाद हमारे पास अनडाइजेस्टेड बचा है मटेरियल, जिससे फीकल मास बन जाएगा। ठीक है, तो अगली स्टेप 8, 7 थी ना? बड़ी लंबी स्टेप खिंच गई भाई। 6 थी। आज स्टेप 6 है, ये फूड की हो गई। स्टेप 6, 6, 6, हाँ 7 थी। स्टेप 8, स्टेप 8 जो होगी डाइजेशन के बाद की स्टेप है, पोस्ट डाइजेशन एंड पोस्ट एब्जॉर्प्शन। पोस्ट मतलब बाद वाली, तो जाहिर सी बात है इसमें यूज होगा जो कुछ हमने खाया है, ग्लूकोज वगैरह जो कुछ हमारे अंदर जाएगा, जिसको हम क्या कहा करते हैं? एसिमिलेशन। ठीक है, इसमें एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन क्या होता है? जो कुछ भी आपने खाया उसका सही यूज आपकी बॉडी के अंदर हो गया, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, और लास्ट में जब निकलता है वो इजेशन होता है। इजेशन का मतलब है शरीर से उसका हिस्से का बाहर निकल। तो इसमें एसिमिलेशन पढ़ेंगे, मैं हेडिंग डाल।
under this assimilation. स्टेप 8th में ही है. The absorbed food material is transported by blood and a lymph to different body cells. चला जाता है. यानी absorbed food reaches tissue and is utilized by them. ये मैं डेफिनेशन यहां पे लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे. The absorbed food material is transported किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? बाय ब्लड एंड लिम्फ. यही तो दो चीज ट्रांसपोर्ट करते हैं. लिम्फ वहां पे जाएगा या टिश्यू के बीच बीच में, इसलिए इसको इंटरस्टिशियल या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, इंटरटिश्यू फ्लूइड कहते हैं. बीच बीच में चला जाता है, जहां पे ब्लड वेसल्स नहीं पहुंच पाती, लिम्फ कैपिलरी पहुंच जाती है. टू डिफरेंट बॉडी सेल्स कह रहा हूं मैं, खाली टिश्यू नहीं कह रहा. टू डिफरेंट बॉडी सेल्स. जिस सेल को जो चाहिए वो इससे मिल जाता है. वेयर फूड मटेरियल बिकम इंटीग्रल पार्ट. उन्हीं का अपना पार्ट हो जाता है. माना पैरों को कुछ चाहिए, हाथों की सेल को कुछ चाहिए, ब्रेन की सेल को कुछ चाहिए, तो वो इसी ब्लड वेसल्स वगैरह से, इस फूड में से ले लेती हैं अपना अपना हिस्सा. ऑफ द लिविंग प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म में घुस गया, सेल के अंदर ये मटेरियल घुस गया. एंड आर यूज्ड फॉर, किस लिए यूज होगा फिर ये? एनर्जी मिल गई. फॉर एनर्जी, ग्रोथ, तभी तो आपकी ग्रोथ होती है. एंड वेयर एंड टेयर होता है, रिपेयर. ये सारी चीजें इसमें आ गई. ठीक है, ये थी स्टेप 8. अब बच्चों स्टेप 9 पे आ गए. स्टेप 9 में क्या होगा? अब बचा कुचा मटेरियल है तो उसकी पॉटी बन जाएगी. ठीक है, ये आ गई स्टेप 9. जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था, फूड की जगह तो मैं तो मैटर कहूंगा, वो फूड क्या रहा फिर? मैटर मूव इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. अब ये सारा खाना लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा. अब वो इसमें देखेगी कुछ जरूरी मटेरियल तो नहीं है इसमें, निकाल लेगी, बाकी फेंक देगी. वेयर अगर उसमें पानी है तो एब्जॉर्ब हो जाएगा. अगर उसमें ड्रग्स हैं, ड्रग्स मतलब दवाई खाई है कोई, तो वो भी हो जाएगी. आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड. अब जो लार्ज इंटेस्टाइन में म्यूकस निकलता है, वो इस, जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अंदर ये मटेरियल सा है,
अब ये टाइट टाइट हो गया, सारा पानी निकल गया इसमें से, तो इसके चारों तरफ म्यूकस की कोटिंग हो जाती है, चिकनी चिकनी, ताकि ये आराम से, ये म्यूकस आ गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन थी, ठीक है, ये वेस्ट था, ताकि आराम से पास आउट हो सके। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो जो म्यूकस है वो निकलता है, जो इसको बदल देता है, टर्न्स वेस्ट इनटू ए कोहेरेंट फीकल मास। इसी को फीसिस कहते हैं, ठीक है। ये स्टेप हमारी 9th थी। 10th में हम इसको बिल्कुल बाहर निकाल देंगे, इजेशन हो जाएगा, डेफिकेशन हो जाएगा। डेफिकेशन मतलब पॉटी करना। लास्ट स्टेप आ गई, स्टेप 10। अनडाइजेस्टेड फूड निकलेगा, समझे, इजेशन होगा। तो मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, इसमें होगा इजेशन। शुरू में इंजेशन हुआ था, या इसको कहते हैं हम डेफिकेशन, DEFAECATI होगा। तो ये जो फीकल मैटर बन गया था, ये बाहर निकलता है, द एलिमिनेशन ऑफ फीसिस। फीकल मैटर को फीसिस भी कहते हैं, द एलिमिनेशन। अंदर कब तक रखे रहोगे, कब्ज ना हो जाएगी, इसीलिए बाहर निकालना है, ऑफ फीसिस फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल is called ejection। और डेफिकेशन, डेफिकेशन लोगों की समझ में भी नहीं आता, बायोलॉजी में आराम से भाषा कर सकते हो। ये जो डेफिकेशन होता है आपके अंडर कंट्रोल भी होता है और नहीं भी होता है। कभी कभी तो आप बैठे हो, कंट्रोल ही नहीं कर पाते, पैंट खराब हो जाती है, समझे। तो हमारे कंट्रोल में है भी और नहीं भी, पार्शली कंट्रोल हो गया। इजेशन इज पार्टली वॉलेंट्री, ये मैं कई बार समझा चुका हूं, एंड पार्टली इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री प्रोसेस। अब ऐसे कैसे, कौन सा इनवॉलेंट्री और कौन सा वो। देखो, ये जो एनस वाला हिस्सा होता है, ये एनस है, इसको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। ये इंटरनल वाला पार्ट है और ये एक्सटर्नल वाला पार्ट है। ये जो इंटरनल है, इसका आज अब रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल एनल, एनल स्फिंक्टर, दरवाजा, मसल, ये होता है इनवॉलेंट्री। सात्विक समझ में आ रहा है। एंड Yes, sir. रिलैक्सेशन ऑफ, यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ये होता है वॉलेंट्री। आप अपनी मर्जी से बहुत देर तक रोक के रख सकते हैं।
तो ये जो 10 स्टेप्स थी, इसमें मैंने पूरा डिटेल में ये बता दिया, समझे। ये एक्चुअली जो प्रोसेस होता है, ये न्यूरल रिफ्लेक्स होता है, दिमाग से चलता है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट मैं आज दे रहा हूं, इसके साथ ही मैं समाप्त कर रहा हूं, कि जो आप फीकल मैटर निकालते हो उसमें निकलता क्या क्या है आखिर, उसका कंपोजिशन भी तो कुछ होगा, समझे। लीजिए साहब, कंपोजिशन किसी टीचर ने नहीं लिखाया होगा, मैं आपको ये जानकारी भी दे देता हूं। कंपोजिशन ऑफ फीसिस, कि कुछ जानवर इसे क्यों खाते हैं, इसमें ऐसा क्या होता है। सबसे पहली बात तो इसके अंदर जो पानी भी कितना भी एब्जॉर्ब कर लो फिर भी निकलता है, कितना, 70 से 75%। इसीलिए तो सीवेज सिस्टम बनाए गए, एसटीपी सीपेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया। अगर एक शहर में 1 लाख लोग रहते हैं और एक आदमी 2 किलो पोटी रोज करता है, तो रोजाना 2 लाख किलो पोटी हो गई कि उस शहर की नहीं हो गई फीसिस। और 2 लाख का 70%, 1.5 लाख लीटर क्या पानी नहीं होगा उसके अंदर, यस और नो। तो उस 1.5 लाख लीटर पानी को बर्बाद क्यों होने दें, इसीलिए एसटीपीज बन गए, समझे। और इसमें जो सॉलिड मटेरियल होता है, सॉलिड मैटर, ये कितना, 25 से 30% अपना आप ही हो गया। इसमें बहुत सारा रफेज भी होता है, रफेज समझते हो, जो हरी सब्जियां वगैरह फाइबर। खाते हैं, उन्हीं की वजह से तो ये शरीर से बाहर निकलता है, ये 30% होता है। इसके अंदर फैट्स, इसलिए पिग्स आके इसे खा लेते हैं, 10 से 20% तक इसमें फैट जाती है। और जो इनऑर्गेनिक होता है मैटर, वो हुआ करता है 15%। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, 30% के लगभग तो बैक्टीरिया है। थोड़ी सी प्रोटीन भी होती है, लगभग 2 से 3% तक। ये इसका कंपोजिशन था। एक बार एक क्वेश्चन आया था बच्चों, कि ब्राउन कलर ऑफ फीसिस क्यों होता है, जो पॉटी का रंग जो भूरा होता है वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें स्टरकोबलिन पाया जाता है। ब्राउन कलर ऑफ फीसिस is due to presence of stercobilin, STERCOBLIN। अब कोई पॉटी करके आया, तुम तुरंत उसके बाद थोड़ी चले जाओगे उस वॉशरूम में, उसमें बहुत सारी खुशबुएं उड़ रही होंगी या बहुत स्मेल भद्दी भद्दी आ रही होगी, आदित्य। और सर गंदी स्मेल आएगी। हाँ, गंदी स्मेल आएगी। तो क्वेश्चन यही आ गया था, ये बैड ओडर क्यों होती है। अर्पित बता दूं ये वाली बात, Yes, sir. is Scatol. due to presence of scatol, Indole of scatol. SKATOL, scatol, indole and H2S गैस। इतनी भयंकर गैस होती है, इतनी ज्यादा स्मेल करती है कि बस कुछ पूछो मत। So this is all about the digestive system in 10 steps. अगर आपको ये 10 स्टेप याद हो गई तो आपको सब कुछ याद हो गया।
समझे?